नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल सरकारी स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के जितने भी आपके यूपी में के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को आपको हम सॉल्व करा रहे हैं और उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम आपको पूरा करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हम कल खत्म कर चुके थे, तो आज दूसरे चैप्टर से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यह है आपका भौतिक विन्यास। चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जो है आपका क्षेत्र जो है, जनपदों की कितनी संख्या है इसमें? तो 7 जनपद इसके अंतर्गत आते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। कौन कौन से हैं दोस्तों? ये 7 हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, इन सभी का जो भूभाग है वो बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये बुंदेलखंड है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्त था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सीतापुर जो है ये न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला नहीं है। जो पिछली बार हमने पढ़ा था, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है आपका? हापुड़। एक बार इसको देख लेते हैं कि लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र वाला है, ये आपको बताया था कल हमने। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है इसका। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो सीतापुर में है। संत रविदास नगर की बात की जाए तो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल संत रविदास नगर का ही न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल भी कहा जाता था पहले। आगे देखें। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है, जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है कि कन्या कुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो कन्नौज है इसको इत्र सिटी भी कहा जाता है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये अपना इत्र के लिए तो मशहूर है ही है, ये तंबाकू के लिए और मशहूर है। यह मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है और यहाँ पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ से 3 चीजें। पहला, कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास कहा गया है। दूसरा, वर्तमान काल में यह नगरी गुलाब जल
इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के अलावा इसको तंबाकू के व्यापार का भी मशहूर तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है और ये कन्नौजी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले हैं झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों बुंदेलखंड में? झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। आइए यहाँ पढ़ते हैं सीधा। नंगा पर्वत आपका है जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी है आपकी उत्तराखंड में। कंचनजंगा है सिक्किम में। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अलीगढ़ को अब तक नहीं किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले क्षेत्र हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। राजस्थान के भरतपुर और अलवर। ये सब केस में आते हैं दोस्तों आपके राजधानी क्षेत्रों में। हमें 8 पे मुख्य ध्यान देना है जो कि आपके 8 जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश के। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है जो निम्न है। अब जो मध्य प्रदेश के साथ जिनकी सीमा लगती है वो कौन कौन से जिले हैं? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद, 2 संभाग और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद, 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। झांसी संभाग में झांसी, ललितपुर और जालौन। चित्रकूट संभाग में मुख्यालय जिसका बांदा में है, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के साथ यूपी के 11 जिले हैं जिनकी सीमा आपकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। अब झांसी जो संभाग है इसमें 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। चित्रकूट संभाग जिसका मुख्यालय बांदा में है इसमें 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये बलिया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 आपके जो 8 जिसमें राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इनके साथ सीमा लगती है।
जिसमें आपके 8 राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इसके अंतर्गत आते हैं। जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो दक्षिण से उत्तर क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ये हम पिछले बार आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये नेपाल है। कल हमने आपको बताया था ये उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये क्या करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं 7 जिले। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश का साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये हरदोई है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता? तो ये मध्य प्रदेश के साथ अलीगढ़ की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो ये उड़ीसा नहीं है दोस्तों। जो कुल मिला के 9 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको ये छूती है, और ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें आप फिर से एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगले चैप्टर पे आते हैं दोस्तों, कि पिछला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, इसमें 13 ही क्वेश्चन थे। कुल मिला के आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, तो 10-20 क्वेश्चन और अभी करेंगे हम। जलवायु एवं मृदा पे हम आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो ये काली कपास की मिट्टी की प्रमुखता पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर या यरुआ 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है, राकर और यरुआ। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मिर्जापुर में और झांसी में, मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, इसको एक बार देख लेते हैं। दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है लाल मृदा।
इस मृदा का निर्माण बालूकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। कुल मिला के दो चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। पहला, आपका लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। दूसरा, ये इसमें आयरन की जो लोह की अंश हैं वो अधिक होते हैं। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो लवण प्रभावित जो है ये आगरा और अलीगढ़ में मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है। दोस्तों, यहीं से आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी यहीं से आते हैं, गोरखपुर से। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो शस्य जलवायु क्षेत्र 9 है उत्तर प्रदेश में। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला होता है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां है पूर्वी मैदान, नवा है आपका विंध्य क्षेत्र। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी होती है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर जिले में पाई जाती है। ये मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा माऊ जनपद की मिट्टियां मृदा में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। ये आपका एक और चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। चौथा चैप्टर और करेंगे आज, उसके बाद कल करेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये था आपका कतरनिया घाट। प्रदेश में दिए गए वन्य अभ्यारण्य सही स्थापित वर्ष के साथ दिए गए हैं। अब कतरनिया घाट, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 1975। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। रानीपुर
आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 1977 में स्थापित हुआ था। अब नोट करना है आपको, 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। कब किया गया? 31 मई 1976 को कतरनिया घाट को आरक्षित क्षेत्र था वन का, उसको वन्यजीव विहार घोषित कर दिया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जनपद चंदौली में है। आपका चंद्रप्रभा चंदौली, इस तरीके से याद रखें, चंद्रप्रभा वन्यजीव चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार आपका ये है महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों। और ये जो है अब आपका उत्तराखंड में चला गया है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में रह गया। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो ये मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? मथुरा में। मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य है और उनकी कहाँ पर है वो बताया गया है, तो कौन सा नहीं है? ये आपका किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बलरामपुर में नहीं है। कहाँ कहाँ है अब इनको देख लेते हैं एक बार। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहोशी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद लखीमपुर खीरी, कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। महोबा और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये कालेसर नहीं है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट की बात की जाए वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल अभ्यारण्य तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश
में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है, तो ये महाराजगंज में है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जा रहा है। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये आपका 3 और 4 उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। चित्रांगुड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु में है और उधवा आपका झारखंड में है। आपका पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, एटा जिले में। वह जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल जिसे कहते हैं, ये बलिया जिले में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र हैं 6.84%। अब अगर ये पुराना हो गया क्वेश्चन, नवीनतम वन स्थिति 2021 के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुल वनावरण या वृक्षावरण जो है वो 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य होता है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। अब आपका सूची दी गई है एक, जिसमें आपके पक्षी अभयारण्य है और कौन सा कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये आपका है उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार है गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। ओखला पक्षी विहार नोएडा जिले में आता है। अब ओखला जो पक्षी विहार है वो अब नोएडा जिले में आता है। अब उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो नवाबगंज है आपका उन्नाव जनपद में। मानस है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में चला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये संत कबीर नगर में नहीं है, ये गलत है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है यह है आपकी भागलपुर में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है और आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है, ये इटावा में है। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये सोनभद्र सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है। 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित क्या है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले अगर बात की जाए तो पहले पे सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर मिर्जापुर। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो ये बलिया में अवस्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो बन गया है ये दोस्तों इटावा में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये समसपुर पक्षी अभयारण्य यहाँ स्थित है। समसपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश में
वेदांतंगल वेदंतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, घटप्रभा कर्नाटक में, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में, दुधवा आपका लखीमपुर खीरी में है। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? मैंने पहले बताया था कि चंद्रप्रभा चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य वन्यजीव जानवर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में, ऊपर हमने बताया अभी। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये चंद्रप्रभा चंदौली में है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ? तो ये 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से बाघों की संरक्षण के संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये अमनगढ़ है, जो आपको मैंने बताया था कि अब आपका ये यहाँ रह गया और जिम कॉर्बेट पार्क चला गया आपका उत्तराखंड में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल से हम नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियों को पढ़ेंगे। आपका इसी तरीके से क्लासेस दोस्तों कंटिन्यू हम करते रहेंगे। आप सभी अपना प्यार हमें देते रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।